गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सब लोग आ गए? गुड इवनिंग सर। इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा, जो कल हमने क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को, वो पहला क्वेश्चन था, उसमें गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, पक्ष में तर्क दें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन। ये लिखा है किसी ने? लिखा है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं देखता हूँ। और ठीक है, और ये चलिए मैं इसको डाउनलोड भी कर लेता हूँ। वैसे इस क्वेश्चन में आपने ठीक है, मैं भी देखता हूँ। स्वर्ण, ठीक है। स्वर्ण का मतलब क्या है यहाँ पर? क्या बताया आपने स्वर्ण युग का मतलब? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ये स्वर्ण युग वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछा गया है। तो उसका मतलब क्या है, क्या समझ में आया था आपको? सर इस युग में मतलब भारत की राजनीति एकीकरण किया गया था और प्रशासनिक विकास भी अपने चरम पे पहुंचा था। जैसे साहित्य, कला, विज्ञान, आयुर्वेद, ये सब भी आदि कारण है, कई सारे कारण है। मतलब भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार और धार्मिक सहिष्णुता, संस्कृत भाषा को भी इसमें बहुत ज्यादा मान्य दिया गया था इस युग में। और वर्णों का भी वो मतलब नहीं था इसमें, मतलब शूद्र व्यापार भी कर सकते थे, तो क्षत्रिय वेद पढ़ सकते थे, जिसके चलते दास प्रथा भी कमजोर थी थोड़ी। ठीक है, देखिए, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि स्वर्ण युग का मतलब हम लोग यही समझ लेते हैं कि सारी चीजें अच्छी थी। जैसे प्रशासन भी सही था, और दास प्रथा भी कम हुई थी, जाति व्यवस्था में भी ढिलाई आई थी। लेकिन जो हिस्टोरियन है, इतिहासकार हैं, वो स्वर्ण काल का मतलब जैसे ध्यान रखना। देखिए क्या होता है, एक तो है गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, दूसरा है कि मुगल काल में औरंगजेब के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। दो चीज आपको समझना है कि मुगल और जो औरंगजेब का काल है उसको भी हम स्वर्ण काल कहते हैं, और गुप्त काल का काल को भी स्वर्ण काल कहते हैं। तो दोनों में जो हिस्टोरियन है वो, देखो, स्वर्ण काल का मतलब यही है कि सब कुछ अच्छा होना चाहिए, बट अकॉर्डिंग हिस्ट्री जब गुप्त काल की बात आती है तो इस समय गुप्त काल का मतलब स्वर्ण युग से ये है कि इस समय सबसे ज्यादा साहित्य पर काम हुआ था। साहित्य पर अधिक विकास होने के कारण, लिटरेचर पर अधिक काम होने के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, और साथ में दूसरी चीज है कि देखो, जो हिस्टोरियन ने कहा है वो सफिशिएंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने कह दिया वो सब कुछ सही हो। जैसे मान लीजिए दास प्रथा की बात आ रही, दास प्रथा कम हुई, जाति व्यवस्था कम हुई, लेकिन ये सारी चीजें मौर्य काल में भी कम हुई थी। ध्यान समझिएगा, जैसे जाति प्रथा मौर्य काल में भी कम हुई, बुद्ध काल में कम हुई, है ना। तो कल्याणकारी तो अशोक से ज्यादा कल्याणकारी कौन हो सकता है। तो बेसिकली जो गुप्त काल के स्वर्ण युग का मतलब है वो ये है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा लिटरेचर पे काम हुआ है, चाहे वो कालिदास हो, ठीक है, या फिर हर्षेण हो, या बारहमीर हो, मतलब नवरत्न थे यहाँ पे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में यहाँ पर नवरत्न थे। तो ये ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा जो फोकस किया गया है स्वर्ण काल को लेकर गुप्त काल में, वो है साहित्यिक विकास। साहित्यिक विकास, ठीक है। स्वर्ण काल हम इस चीज से नहीं मान सकते कि गुप्त काल में मूर्तियां बनाई गई। स्वर्ण काल हम
इससे भी नहीं मान सकते कि गुप्त काल में अवतारवाद का विकास हुआ। स्वर्ण काल हम इसलिए भी नहीं मान सकते कि गुप्त काल में भगवत या जो भागवत धर्म है उसका ज्यादा विकास हुआ, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो जो चीजें आपने लिखी हैं वो क्योंकि वो चीजें पहले भी थी, लेकिन जो मेन चीज क्या है वो है साहित्यिक विकास। गुप्त काल को भारतीय इतिहास काल का स्वर्णिम कहा जाता है। भारतीय संस्कृति के प्रचार, धार्मिक सहिष्णुता, आर्थिक समृद्धि, शासन व्यवस्था, तो ये सारी चीजें लिखनी है, पर ज्यादा जो फोकस करना है वो आपको साहित्य पे करना है। ठीक है, साहित्य का विकास हुआ था इस काल में, इसलिए अब साहित्य में आप कालिदास की सारी रचनाओं का नाम लिख सकते हो, है ना। और उसके बाद जो दूसरा था नवरत्न। और नवरत्न जो है आप समझिए, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे गणित हो, चाहे नाटक हो, चाहे महाकाव्य हो, चाहे काव्य हो, सारी चीजें इसी गुप्त काल में लिखी गई हैं। ठीक, जैसे आपने लिखा है क्षत्रियों को व्यापार के साथ वेद पढ़ने का अधिकार भी दिया गया, तो ये चीजें तो आपको मौर्य काल में भी मिलती हैं। मैं इसीलिए मैं ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ताकि एग्जाम में आए तो आप चीजों को समझ पाए। जब मैं क्वेश्चन बनाता हूं तो मैं ये ध्यान रखता हूं कि इसके माध्यम से हमें ये समझाना है कि स्वर्ण युग गुप्त काल को ही क्यों कहा जाता है। प्रशासन तो चंद्रगुप्त मौर्य की भी समय अच्छी थी, अशोक के समय भी सही थी, ठीक है, लेकिन जो साहित्य का विकास हुआ है वो पहले कहीं नहीं हुआ था। उसी तरह से जहांगीर के काल को भी स्वर्ण काल कहा जाता है ना। अच्छा, मुगल काल में स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? क्यों सौरभ, बताओ, मुगल काल में स्वर्ण काल किसको कहते हैं? सर स्थापत्य कला और चित्रकला को, जहांगीरी काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं और शाहजहां को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। तो मेन चीज है वो ये है कि मुगल काल का अगर स्वर्ण काल कहा जाता है तो वो जहांगीर का चित्रकला कहा जाता है, कि चित्रकला का विकास सबसे ज्यादा जहांगीर के समय हुआ है। ठीक, तो ये है, इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना आगे कि कैसे लिखना है, बाकी तो है ना। आपने क्या, कोई भी अगर होगा बिना पढ़े लिखेगा तो बिना समझे, तो स्वर्ण काल का मतलब यही है कि उन सारे सकारात्मक पक्षों को रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये था इसमें कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, कुछ याद है? हाँ, मैं देख लेता हूं। प्राचीन भारत में शिक्षा, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। प्राचीन भारत में शिक्षा, इसका मतलब क्या है? अब आप इसको ना वैसे, जब पूरा आपको हिस्ट्री नहीं पता होगा तो नहीं लिख पाओगे। ठीक है, अब देखो पता क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जैसे अब समझिए यहाँ पे, जैसे सब लोग समझिए इस चीज को, जैसे आए प्राचीन काल में समाज, प्राचीन काल में स्त्री दशा, प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था, प्राचीन काल में जाति व्यवस्था, प्राचीन काल में शिक्षा, तो आपको पता क्या करना है, इन सारे क्वेश्चंस को लेके जो ऋग्वैदिक काल है उसको लिखना है। ऋग्वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था, उत्तर वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था, और बुद्ध और महावीर के काल में शिक्षा का माध्यम क्या था, और चंद्रगुप्त मौर्य के काल में शिक्षा का माध्यम क्या था, है ना। उसके बाद गुप्त काल में शिक्षा का माध्यम क्या था, और हर्ष के समय शिक्षा का माध्यम क्या था। तो आपको सारे सेक्शंस को कवर करना है, चाहे वो शिक्षा हो,
चाहे वो स्त्री की स्थिति हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो जाति हो, कुछ भी हो। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो वैदिक काल था, खासकर 1500 से लेकर 1000 तक का, उसमें शिक्षा ग्रहण की जाती थी कैसे। शिक्षा का बहुत ज्यादा मतलब बोलबाला नहीं था, बहुत ज्यादा शिक्षा के प्रति लोग आकर्षित नहीं थे, लेकिन उस समय सुन के शिक्षा ग्रहण की जाती थी, एक दूसरे को सुन के, और कुछ लोगों को ही शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। मतलब प्राचीन भारत में शिक्षा का मतलब क्या था, जैसे आपने लिखा है प्राचीन भारत में, भारत की गौरव संस्कृति देख, ठीक है। गौरव और भारत की शिक्षा प्रणाली विशेषता ये कि 6 वर्ष 6 साल उपनयन संस्कार है, ठीक है, ठीक है। जैसे आपने कहा अपाला, घोषा, लोपा मुद्रा, तो आप इनकी नाम की जगह आप ये भी कह सकते थे समाज में कुछ ऐसी महिलाएं थी जिन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, ठीक है। तो बाकी आपको वैसे लिखना है कि देखो आपको लिखना है इंडस काल सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद आपको 1500 से 1000 के काल के बारे में लिखना है, इस समय क्या था। उसके बाद आपको 1000 से लेकर यानी 500 बीसी में क्या था, सॉरी 500 बीसी में क्या था, शिक्षा का विकास कैसे हुआ, और उसके बाद 600 बीसी से 600 बीसी में क्या था, उसके बाद है 300 बीसी में क्या हुआ, और फिर 300 बीसी के बाद फिर 200 एडी में, 300 एडी में गुप्त काल में बता देना क्या हुआ, फिर उसमें 500 एडी में हर्ष के काल में शिक्षा का क्या था। अब इसमें आप देखिए, अब इसमें तक्षशिला का भी जिक्र आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें विक्रमशिला का भी जिक्र आ जाएगा, है ना, विक्रमशिला का भी आ जाएगा, और इसमें नालंदा का भी आ जाएगा, है ना। इसमें जो क्या थे वो गुरु के समीप शिक्षा क्या कहते हैं, उपनिषद, हाँ उपनिषद की भी बात आ जाएगी, इसमें दर्शन की भी बात आएगी, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो थोड़ा सा एक ध्यान रखना है इस चीज को कि हमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है ना। बाकी ये क्वेश्चन आपने लिखा है, ऐसा नहीं है इसके नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन जो ये फॉर्मेट लिखोगे तो और अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं जैसा मैं बता रहा हूं वैसे सारे रोल लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस हमें क्या है, हमें नंबर ज्यादा से ज्यादा लाने हैं, हमें नंबर ज्यादा से ज्यादा लाने हैं, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, ठीक है, गुड्डू, सौरभ, स्वप्निल, हम क्वेश्चन किसी का भी चेक करें, हम सबको समझना है इस चीज को। क्वेश्चन तो बस किसी का भी आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खुद समझ रहे होगे कि हमने इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, तो आप खुद ही आप अपना सही कर लोगे। तो ऐसे कोई, क्योंकि एक दिन में अगर हम 5 क्वेश्चन देते हैं, तो अगर 4 लोग क्लास अटेंड करते हैं तो 20 क्वेश्चन को हम नहीं पढ़ पाएंगे, है ना। तो 20 क्वेश्चन को तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, और पढ़ के बाद डिस्कस करना ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं किसी का भी सामने आ जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट एक फॉर्मेट समझ लेना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है इस चीज को, मतलब कुछ भी हो। इस मान लीजिए है भारत में शिक्षा का विकास, सपोज कीजिए एक क्वेश्चन आ गया आपका, भारत में शिक्षा का विकास, तो आप कैसे लिख सकते हो, प्राचीन काल में शिक्षा, मध्यकाल में शिक्षा और आधुनिक काल में शिक्षा। आधुनिक काल में 2 तरह से बांट सकते हो, है ना। आजादी से पहले शिक्षा क्या था, आजादी से बाद की शिक्षा कैसी है। तो सबसे पहले दिमाग में एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, और जो इस बार निबंध आ रहे हैं, ठीक है, जो इस बार ऐसे आ रहे हैं वो वास्तव में बड़ा ही दार्शनिक टाइप के ऐसे आ रहे हैं। आपने लास्ट ईयर के निबंध देखे होंगे कि सौरभ, निबंध देखे लास्ट ईयर कैसे यूपीएससी ने पूछे हैं, मतलब कुछ समझ में
आपके समझ से बहुत परे हैं वो सारी चीजें, जब तक आप उनको जोड़ोगे नहीं। ठीक, ये चीज ध्यान रखना है। और प्राचीन भारत में शिक्षा तो इसी तरह से आप करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और नेक्स्ट क्या इसमें है, जेट स्ट्रीम, ये तो खैर सबको पता ही होगा। क्वेश्चन क्या था कि जेट स्ट्रीम क्या है ना? जी सर। हाँ, जेट स्ट्रीम क्या है, इसका महत्व बताएं। वो सीधी सीधी बात है और इसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम भी नहीं क्वेश्चन में। जेट स्ट्रीम के बारे में गुड्डू पता है तुम्हें, क्या है जेट स्ट्रीम? नो सर, नहीं पता है सर। तो कहा लिखे हैं वहां में, कुछ लिखे हैं कि नहीं? सर कल का क्वेश्चन सर हम नहीं लिखे हैं सर, एक भी क्वेश्चन नहीं लिखे हैं सर। अच्छा अच्छा, तो कोई नहीं, अभी लिखना लिखना नहीं, चलो कोई नहीं, समझ लेना लिखने। सर कल के क्वेश्चन कहाँ भेजे हैं आपने? कल क्वेश्चन नहीं भेजे थे मैंने। हमारे पास आज तो आए भेजे हैं सर, आज। सर रात में लेट आया था ना, इसलिए नहीं लिख पाए होंगे। अच्छा, रात में क्या हुआ, नेट की थोड़ी प्रॉब्लम थी तो टेलीग्राम पे नहीं जा पा रहे थे, तो किसी तरह से मैंने फाउंडेशन में तो कर दिए थे, वो शायद एक में ही आए थे। सब मेरे पास तो नहीं आए ना, मैं रात में आते या सुबह आते मैं कर ही लेता। हाँ, ये वही चक्कर ये हुआ था कि रात में मैंने काफी मतलब क्वेश्चन मैंने बना लिए थे, बट नेट की प्रॉब्लम थी तो सेंड नहीं हो रहे थे क्वेश्चन। ठीक है सौरभ, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं और आज हम यही करेंगे कि जितने क्वेश्चन अब तक हमने भेजे हैं आप लोगों को, वो सारे क्वेश्चन वेबसाइट पे डाल देंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन अगर हमें टाइम मिला तो आज करेंगे। वो सारे क्वेश्चन एक नया पेज बनाएंगे, मेंस के एक शायद पेज है भी, तो सारे क्वेश्चन हम डाल देंगे अब तक जितने क्वेश्चन करवाए हैं। अगर और और अर्चना जी, अगर आपके पास कहीं एक जगह लिखे हो तो मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना उसका। तो जी इससे सर। तो इससे क्या होगा ना कि आपको कभी भी वहां से वेबसाइट जाके क्वेश्चन लिख सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं कि सर ये समझ नहीं आ रहा है, इसमें क्या लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए स्वर्ण काल की बात है, गुप्त काल में स्वर्ण काल है ना, तो अब सिंपल अब आप लिख सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि अगर हम 5 क्वेश्चन दें 6 क्वेश्चन दें आप सब लिख पाओ, ऐसा कोई, क्योंकि एक क्वेश्चन लिखने में काफी टाइम लगता है, लेकिन इतना पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में लिखा क्या जाएगा, है ना, ये बहुत जरूरी है। सर रोस्टर सिस्टम क्या है? रोस्टर रोस्टर सिस्टम में अच्छा क्वेश्चन दिया है हमने। रोस्टर सिस्टम ये 2018 में आया था इंडिया में, और ये विवाद का विषय है रोस्टर सिस्टम। रोस्टर सिस्टम देखिए क्या होता है, अभी इसको सुप्रीम कोर्ट में काफी डिस्प्यूट चल रहा है। तो ठीक है, अभी देखते हैं, सौरभ से पूछते हैं। सौरभ, ये रोस्टर सिस्टम क्या है, पता है तुम्हें? क्या सर? रोस्टर सिस्टम क्या है? सर नहीं पता। अच्छा, देखो हम बताते हैं। अभी कल हमने क्वेश्चन दिया था रोस्टर सिस्टम पे, तो वही सर आज सेंड कर देना, कल वाले क्वेश्चन भी आज सेंड कर देना मेरे हाँ, वाले मैं चैनल। सारे सेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत सर नहीं। एक है वेबसाइट, उसी में दे दीजिए, सबका क्वेश्चन एक साथ मिल जाएगा। हाँ, वही वही कह रहा हूँ मैं, उसी पे मैं सारे क्वेश्चन डाल दूंगा। और फाउंडेशन ग्रुप में मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट। ठीक है, सौरभ मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ क्वेश्चन की, तो कल वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन है, ठीक है, देख रहे हो। गुप्त काल में स्वर्ण क्यों कहा जाता है, प्राचीन काल में शिक्षा का विषय है, दिख गया क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है रोस्टर सिस्टम वाला। यस सर, स्क्रीनशॉट ले लिया, आपको जरूरत नहीं है। हाँ, तो ये रोस्टर सिस्टम क्या है इसको समझना था। पहले क्या होता था, जैसे मान लीजिए कि किसी विभाग में कोई वैकेंसी निकली है, ठीक है, उसमें वैकेंसी अगर कोई ओबीसी का कैंडिडेट है
और कोई एससी का कैंडिडेट है, ठीक, तो ओबीसी और एससी का कैंडिडेट अगर जनरल कट ऑफ के बराबर नंबर ला रहा है, मेरी बात समझना, पहले क्या था कि 2018 से पहले ओबीसी और एससी वाला व्यक्ति अगर जनरल कट ऑफ के बराबर नंबर ला रहा है तो वो जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब ये रोस्टर क्या है उसको समझना है। अब रोस्टर ऑफ रोस्ट इसको बोलते हैं, ये 2018 में आया है। अब इसमें ये बोला गया है कि अगर किसी व्यक्ति का जनरल कट ऑफ क्रॉस, जैसे ओबीसी का कोई है, ओबीसी में अगर वैकेंसी फुल हो जाती है, ठीक है, अगर वो जनरल कट ऑफ को फाइट करता है तो उसको जनरल कट ऑफ में वैकेंसी नहीं मिलेगी। यानी ओबीसी में जैसे मान लीजिए ओबीसी में 20 वैकेंसी है, 20, ठीक है, और जनरल में 35 वैकेंसी है, ठीक। कोई किसी व्यक्ति ने ओबीसी के कट ऑफ को क्रॉस कर दिया है तो वो 35 में नहीं सिलेक्ट हो सकता, उसको 20 में ही सिलेक्ट होना है। ये है रोस्टर ऑफ रोस्ट, इसका डिस्प्यूट चल रहा है, ये है। और ये 2018 में आया था और ये इतना साइलेंटली चेंज कर दिया गया कि किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई, है ना, कानों कान खबर नहीं, इसीलिए किसी को जानकारी नहीं है इसके विषय में, किसी को जानकारी नहीं है इसकी। 2018 में सितंबर अक्टूबर में हुआ था। अभी इसका तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, नेगेटिव प्रभाव और पॉजिटिव प्रभाव, इफेक्ट? देखो निगेटिव क्या है, जैसे मान लीजिए अभी आपने देखा होगा कभी कभी जैसे राजस्थान में भी और कई जगह और भी है कि ओबीसी का कभी कभी कट ऑफ जनरल से ज्यादा हो जाता है, देखा होगा आपने, खासकर राजस्थान में। राजस्थान में एससी कट ऑफ जनरल से ज्यादा चला जाता है। तो इसमें अब ये होगा कि अगर कोई व्यक्ति ओबीसी का है, एससी का है, तो उसको अगर उसने ओबीसी एससी में क्लिक किया है तो उसको ओबीसी एससी में ही फाइट करनी है। अगर उसने नंबर ज्यादा ले आया तो जनरल में वो सिलेक्ट नहीं हो पाएगा, कोई फायदा नहीं है उसका, ये है। अब जो एससी और ओबीसी वाले लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर भाई हमने जनरल कट ऑफ में लेके आया हूं तो मुझे जनरल वाली दो सीट, ये चीज है। तो अभी ये किया गया है कि जो लोग जनरल में हैं वो जनरल वाली सीट पे ही फाइट करेंगे, तो ओबीसी वाले हैं ओबीसी पे फाइट करेंगे, एससी वाले एससी पे फाइट करेंगे, सिंपल सी बात है। अब इसीलिए कभी कभी ओबीसी का कट ऑफ जनरल से ज्यादा चला जाता है, क्योंकि नो डाउट ओबीसी में भारत में बहुत सारी जाति हैं। अब जो लोग इस चीज को समझ गए हैं, जो लोग इस चीज को समझ गए हैं वो लोग ओबीसी में हैं, लेकिन फिर भी ओबीसी अब नहीं भरते, वो सीधे जनरल भरते हैं, ठीक है। और जनरल में तो कोई कास्ट सर्टिफिकेट मांगता ही नहीं है। हम तो बोलते हैं सबको एसटी और ओबीसी के सर जनरल कर दिया जाए सर। क्या कर दिया जाए? सबको सर जनरल जनरल कर दिया जाए, तो जनरल तो हो ही गया है, क्या दिक्कत है? और उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ ये चीज विवाद में है और ज्यादातर लोगों के बारे में लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं है, बात ये है, ठीक है। फिर भी थोड़ा डिटेल में मैं इसको कुछ आपको बता दूंगा, हो सकता है मैं कल इसको क्लास में शामिल कर लूं, ठीक है। मैं क्लास हिंदू में शामिल कर लीजिए इसको सर। कल मैं इसको हिंदू में शामिल कर लूंगा, ठीक है, ये है। और चलिए, और जो है क्वेश्चन क्या थे, हाँ सौरभ, इसमें जेट स्ट्रीम क्वेश्चन ये है कि जेट स्ट्रीम क्या है, इसका महत्व बताएं। तो ये शायद हमने जीएस में पढ़ाया होगा कभी न कभी। सर जियोग्राफी पढ़ाया अपना, जियोग्राफी में। नहीं आपका तो खैर होगा ही, मैं अर्चना जी की पूछ रहा हूँ। तो ठीक है, पश्चिम उत्तर भारत में जेट स्ट्रीम की तरह, ठीक है। देखिए
अब एक बात समझिए यहाँ पे कि जेट स्ट्रीम है क्या, उसको समझना है कि जेट स्ट्रीम समताप मंडल में चलने वाली तेज पवन है। ठीक है, जेट स्ट्रीम समताप मंडल में चलने वाली 800 से मतलब 300 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की स्पीड से चलती है। ठीक, यही लिखा है ना। जेट स्ट्रीम ऊपरी वायुमंडल में विशेषकर समताप मंडल में तेज गति चलने वाली उनकी प्रवाह की दिशा जलधाराओं की तरह निश्चित होती है, इसलिए इन्हें जेट स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब जेट स्ट्रीम, ठीक है ना। और ये जेट स्ट्रीम 4 प्रकार की होती हैं। 4 प्रकार कौन कौन सी हैं? भारत में 2 प्रकार की है ना। हाँ, ठीक है। देखो इसमें ये ध्यान उत्तरी दो ही है ना सर, नॉर्थ एंड साउथ? नहीं, 3 नॉर्थ है एक्चुअली। जो 3 है, जो जेट स्ट्रीम जो धाराएं हैं वो 3 प्रकार की हैं। पोलर ध्रुवीय जेट स्ट्रीम, और एक भूमध्य रेखीय जेट स्ट्रीम, और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। तो 3 प्रकार की हैं। तो हो सकता है किसी ने चौथी प्रकार की पूर्वी या कैसी भी जेट स्ट्रीम बता दी हो, तो कोई बात नहीं है, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। वो कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं अभी ग्लोब में आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे कि कहाँ पे ये चलती हैं। ठीक है गुड्डू, इसको समझ ले, एक बार समझ लीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ओके। हाँ, देखिए, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी में जो जेट स्ट्रीम है वो 3 जेट स्ट्रीम चलती हैं, इसको समझिएगा। पृथ्वी पर 3, एक तो है पोलर जेट स्ट्रीम जो पोल पे चलती है, ध्रुवों पर, ध्रुवीय जेट स्ट्रीम। दूसरी है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। और तीसरी है ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। ठीक है, तो वो यहां भी होंगी सेम। तो ग्लोब पर 3 प्रकार की जेट स्ट्रीम चलती हैं, पोलर जेट स्ट्रीम है ना, और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, और ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। तो ये 3 प्रकार की हैं। तो इससे तो हमें कोई मतलब है नहीं। ठीक, अब बात आती है कि जेट स्ट्रीम का प्रभाव क्या है ना। तो जेट स्ट्रीम का प्रभाव ये है, महत्व क्या है। अच्छा देखो, जेट स्ट्रीम क्या है तो समझ में आ गया आपको कि जेट स्ट्रीम, जैसे अर्चना जी ने लिखा है कि समताप मंडल में चलने वाली तेज गति से चलने वाली पवनें हैं, ये 3 प्रकार की हैं, ध्रुवीय पवनें, और शीतोष्ण जेट स्ट्रीम, और ये। तो अब ये जेट स्ट्रीम भारत में, ये ध्यान रखना है, जेट स्ट्रीम भारत में मौसम के लिए वर्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, वर्षा के लिए। अच्छा, वर्षा के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हाँ, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा है इसमें। इस टाइप से सालों भर चलती रहती है। ठीक है, ठीक है। खैर देखिए, समझिए इसको, कोई नहीं, हम समझा देते हैं आपको। ये समझिए पहली, देखिए 2 चीज समझना है यहाँ पे कि पहला तो है कि जेट स्ट्रीम क्या है, वो हमें समझ गया कि जेट स्ट्रीम है क्या, है ना। ठीक है, स्वप्निल समझ में आ रहा है? जेट स्ट्रीम समताप मंडल में चलने वाली तेज पवनें हैं, समताप मंडल में चलने वाली तेज पवनें हैं। ठीक है, और ये 3 प्रकार की होती हैं। अब इनका पूछा है महत्व क्या है। ठीक है, महत्व बताना है। बताओ सौरभ, क्या महत्व है इनका? सर वर्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है कि मेडिटेरियन सी से ये अपने आर्द्रता लेके आती हैं, या एरबियन सी साउथ से आर्द्रता लेके आती हैं तो वर्षा करती हैं, दक्षिण पश्चिमी मानसून हो। ठीक है, तो ये भारत में वर्षा के लिए महत्वपूर्ण है। वर्षा 2 तरह है, एक तो होता है विंटर रेनफॉल जो अभी होने वाला है ना,
और दूसरा है मानसून रेनफॉल। तो ध्यान रखना है कि शीतकालीन वर्षा और मानसून के लिए ये उत्तरदायी है। तो कभी आपसे पूछेगा, कभी जेई टेस्टिंग हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में, तब आपको समझ में आ जाएगा कैसे ये शीतकालीन वर्षा लेकर आती हैं और कैसे ये मानसून को प्रभावित करती हैं सकारात्मक। यानी जेट स्ट्रीम भारत में वर्षा करवाने का कार्य करती है। और जेट स्ट्रीम से भारत में एक तो विंटर सीजन में होती है रेनफॉल, और उसके बाद जो मानसून सीजन में होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, इसको समझिएगा। जो ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है वो यहाँ से क्रॉस होती है इस जगह से, तो ये मानसून लेकर आती है, ये मानसून को प्रभावित करती है, तो ये मानसून की वर्षा करवाती है। उसके बाद जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है वो यहाँ से क्रॉस होती है, यहाँ से इस जगह से, ठीक है। तो इस जगह में इस समय क्या होता है, मानसून वर्षा, और ये है शीतकालीन वर्षा। अभी उत्तर भारत में, अभी नॉर्थ इंडिया में आगे 15 से 20 दिन में बारिश होगी। दिल्ली में सबसे पहले बारिश जो अभी बारिश हुई थी 4 दिन पहले, वो इसी से हुई थी ना, शीत मानसून से। हाँ हाँ, इसी से हुई थी। तो यही था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। सबसे पहले बारिश होती है राजस्थान में, तो इधर से बारिश आती है ये, ठीक है, शीतकाल में। तो ये जो शीतकालीन वर्षा होती है वो ये मान लीजिए आप नवंबर से लेकर फरवरी तक होती है, फरवरी मार्च तक ये, और केवल ये उत्तर भारत में होती है, ठीक है। तो अब आप आराम से लिख सकते हो कि जेट स्ट्रीम क्या है और क्या इसका महत्व है ना। तो जेट स्ट्रीम है क्या वो समझ गए, और इसका महत्व क्या है वो भी समझ गए, ठीक है। अब लिख पाएंगे क्वेश्चन को, अब कभी कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या था क्वेश्चन इसमें, अच्छा ठीक है, ये मत्स्य उत्पादन। हाँ, एक मैंने क्वेश्चन दिया था और वो भी देख लेते हैं। क्या हो रहा है इसमें, हाँ एक क्वेश्चन दिया था मैंने मत्स्य उत्पादन का। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन था इसमें, भारत में मत्स्य उत्पादन की संभावनाएं तो महत्व बताएं। तो बताइए, अच्छा भारत में मत्स्य उत्पादन की संभावना का मतलब क्या है? सर भारत में तटवर्तीय जो सीमा है जो बहुत बड़ी है, तटीय क्षेत्र बहुत ज्यादा है भारत में। 9 राज्य तटीय क्षेत्र में आते हैं, इसलिए यहाँ मछली उत्पादन की ज्यादा वो है। देखो पहले टर्मिनोलॉजी समझना है। हमने कहा है मत्स्य उत्पादन, एक होता है मत्स्य पालन, ठीक है। तो मत्स्य उत्पादन का मतलब होता है कि हम समुद्र से जो मछलियां पकड़ते हैं वो भी उसमें शामिल है, और जो हम तालाब में मछली पालते हैं वो भी शामिल है, ठीक है। तो मत्स्य पालन का मतलब है कि हम अपने यहाँ तालाब बनाकर मछलियों को पालते हैं, ठीक है, पालते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कौन सी कृषि बोलते हैं? नील पिस्सीकल्चर, पेशिकल्चर, कृषिकल्चर। हाँ पेशिकल्चर, ठीक है, पिशिकल्चर जो बोलते हैं ये। तो मत्स्य उत्पादन और मत्स्य पालन अलग अलग टर्म है, इसलिए मैंने मत्स्य उत्पादन लिखा है। तो भारत में संभावना जैसे बताया सौरभ ने भी कि पहली बात भारत की लंबी तटीय सीमा है, तो ये संभावना है पहली। दूसरी है भारत नदियों का देश है, भारत नदियों का देश है, तो भारत में तटीय सीमा की वजह से भी फिशिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है, ज्यादा होती है। और दूसरी बात कि नदियों का देश है, तो भारत में नदियां हैं, ठीक है। और तीसरी बात कि भारत में डाइवर्सिटी है। देखो जब भाई कंजप्शन होगा तभी तो प्रोडक्शन होगा, है ना।
एक ऐसा एरिया है, एक ऐसी सोसाइटी है जो मछली को नहीं खाते हैं लोग, तो वहां कैसे होगा? इंडिया में क्या है, इंडिया में मल्टी कल्चर है, इंडिया में लोग मल्टी कल्चर है, हर चीज खाते हैं, मछली भी खाते हैं और दही भी खाते हैं, मक्खन भी खाते हैं। तो भारत में जो कंज्यूमर है वो भी ज्यादा है, तो उत्पादन तभी होगा जो कंज्यूमर होगा। तो भारत में संभावनाएं क्या क्या है? संभावनाएं ये है, भारत की लंबी तटीय सीमा है, दूसरा भारत नदियों का देश है, नदियां बहुत बड़े स्तर पे हैं, और तीसरी बात कि भारत बहुत सांस्कृतिक देश है, और चौथी बात एक आप और जोड़ सकते हो, चौथी बात ये जोड़ सकते हो कि ये परंपरागत क्रिया है। परंपरागत का मतलब है कि इससे मैक्सिमम डाइवर्सिटी भी है ना, उसी की वजह से उत्पादन ज्यादा होता है। हाँ, मतलब हम आपको लगता है मछली पकड़ने में बहुत टेक्नोलॉजी जरूरत पड़ती है? नहीं, नो सर, ट्रेडिशनल है, हाँ, परंपरागत शुरू से। हाँ, शुरू से हम लोग करते चले आए हैं, तो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। उसके बाद था इसमें कि उसके बाद है इसमें कि इसका महत्व क्या है, ठीक है। अब इसमें ये तो समझ गए कि महत्व क्या है। हाँ, मतलब भारत मत्स्य राज्य को उद्योग है, इसमें 4 गुना दे, ठीक है ना। ठीक, अब इसमें महत्व क्या लिखना है आपको? महत्व यही है कि ये एक कृषि का वैकल्पिक साधन है। मतलब अगर हम कृषि उत्पादों पर बहुत डिपेंड रहेंगे तो कहीं ना कहीं मुश्किल आ जाएगी। मुश्किल ये आ जाएगी कि हमें फिर वनों को काटना पड़ेगा, सारे लोग गोभी खाएंगे, सारे लोग, है ना, पालक की भुजिया खाएंगे, तो कैसे होगा? समझ गए मेरी बात? तो अगर हम ज्यादा कृषि उत्पादों पर निर्भर रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को ये नुकसान पहुंचा सकता है। आज भी भारत की 1/3, भारत की क्या पूरे विश्व की, भारत में तो इतना नहीं है, पूरे दुनिया में 1/3 खाना भोजन सी फूड से होता है, 1/3, ठीक है। अगर हम कल्चरली रिलीजियसली ना सोचें तो सीधे सीधे है कि अगर ये एक बहुत बड़ी जनसंख्या का भाग है जो इस पे निर्भर है, अगर वो उतना बड़ा जनसंख्या का भाग अगर वो कृषि उत्पादों पर निर्भर हो जाए, आप समझिए क्या होगा, है ना। सारे लोग शाकाहारी हो जाएं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि हमें फिर अनाज उत्पादन करने के लिए वनों को काटना पड़ेगा, हमें नदियों को छोटा करना पड़ेगा, हमें तालाबों को छोटा करना पड़ेगा, हमें बंजर भूमि को जोतना पड़ेगा, हमें प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, ठीक है। ये इसका महत्व है कि ये खाद्य मतलब कृषि उत्पादों का विकल्प है, पहला। दूसरा है दैट इज सोर्स ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन का, विटामिन और प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, दूसरा महत्व, ठीक है। और तीसरा महत्व क्या है? तीसरा इंपॉर्टेंस ये है इसका कि ये आसानी से रोजगार प्रदान कर देता, आसानी से। मतलब कोई इसमें साइंस रॉकेट साइंस नहीं है मछली को पकड़ना, ठीक है। एक बार आदमी देख लेगा तो दोबारा खुद कर लेगा, है ना। जैसे मान लीजिए कपड़ा सिलना है, कपड़ा सिलना मुझे नहीं लगता है कि आपको 1 2 3 4 बार में आ जाएगा, लेकिन मछली अगर आपने एक बार पकड़ते हुए देख लिया तो दोबारा आप कर लोगे, है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो